दोस्तों, मेरा नाम है नितेश सिंह। आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के लिस्टिंग पार्ट को, जो कि हिंदी में होगा। लिस्टिंग पार्ट का मतलब आप समझते होंगे अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रेगुलर व्यूअर हैं तो। लिस्टिंग में हम उन स्टैटिक पोर्शन को डिस्कस करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पिछले गत वर्षों में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, या आने की संभावना जिन क्वेश्चंस की होती है बहुत ज़्यादा, उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, इस लिस्टिंग पार्ट में रखते हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट नहीं किया है तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर पापा वीडियो पड़े हुए हैं, जिसमें पूरे थ्योरी का डिस्कस किया गया है हिस्ट्री के, जिसमें एंशियंट है, मेडावल है और मॉडर्न है। तो सबसे पहले आप उसको देखें, उसके बाद ही आप लिस्टिंग वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो उसके बाद, इसको देखने के बाद आपका जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगी, और आप चीज़ों को आसानी से मगअप कर पाएंगे। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन है, केवल फैक्ट्स हैं, सारे याद करने वाले हैं, बार बार रिवाइज करने वाले हैं। तो जब तक आपको थ्योरी पता नहीं होगी तो आपको ये सारे फैक्ट्स मगअप करने में बहुत कठिनाई होगी। तो पहले आप थ्योरी पार्ट को कवर करिए, उसके बाद स्टैटिक पोर्शन को इस लिस्टिंग वीडियो के थ्रू देखिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा कुछ पेड कोर्सेज भी चलाए जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें उत्तर प्रदेश के सारे एग्ज़ाम्स को कवर किया गया है, और भी जो बीपीएससी है, या बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स है, उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है इंक्लूडिंग उत्तराखंड पीसीएस, सारे के लिए हमारे पेड ग्रुप चलते हैं। तो अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर, दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव भी चलते हैं जो हम टेलीग्राम चैनल पे चलाते हैं, जिसमें करंट अफेयर वगैरह भी डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, और क्विज कराते हैं 50 क्वेश्चन डेली का। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए शुरू करते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन को, लिस्टिंग पार्ट के। तो सबसे पहला है महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां। कुछ एंशियंट टाइम में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जिनका डेट हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की खोज हुई थी 4700 साल पहले, यानी आज से, ये 4700 बीसी नहीं लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए, 4700 साल पहले, यानी 2000 साल ये हटा दे। और उसके बाद ईसा ईसा जो का जब जन्म हुआ था 1 बीसी में, उससे 2700 साल और पहले, यानी करीब 2700, 2700 बीसी के पास। तो सबसे पहला नगर खोजा गया सिंधु सभ्यता का। और आपको पता है 2700 बीसी में ही सिंधु सभ्यता का आरंभ हुआ था, और कहीं कहीं ये 2500 भी मिलता है। तो अगर डेट्स 100 साल 200 साल पीछे आगे आगे पीछे चले गए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट बना के रखिए कि इतने साल लगभग लगभग कोई भी चीज़, कोई बड़ा इवेंट हुआ था। खास करके एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में ये ऐसे डेट थोड़े आगे पीछे होते रहते हैं। नेक्स्ट है गंगा की घाटी पर बनने वाले नगर और मगध का बड़ा राज्य, उसको खोजा गया 2500 साल पहले, यानी ये 500 बीसी, 500 बीसी की बात हो रही है। आपको पता है महाजनपदा का शुरुआत उसी समय हो गया था, जितने भी महाजनपदा थे उसी समय बनने लगे थे। फिर हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक के बीच की है। फिर ऋग्वेद की रचना का जो समय है वो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। उत्तर वैदिक काल जो है, जिसमें हमारे ऋग्वेद को छोड़ के बाकी जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनका जो कंपाइलेशन हुआ वो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। हर्यक वंश, हर्यक वंश ये जो हम पढ़ते हैं ना, मगधा एम्पायर, उसका पहला वंश था ये। तो हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी ईसा पूर्व में हुई थी, और ये चला था 412 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया नंद वंश 344 से लेके 323 ईसा पूर्व तक। फिर आया मौर्य वंश 323 से लेके 184 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश उसके बाद आता है, पुष्यमित्र शुंग ने इसको स्थापित किया था 184 से लेके 75 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद आता है महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास, तथा उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय। ये सारी घटनाएं, जितने भी महाजनपदा का उदय हुआ, जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, ये लगभग लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास के समय में ही ये सारी चीज़ें हुई। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण, पश्चिमोत्तर वाला जो एरिया है अपना, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, उसमें सिकंदर का आक्रमण हुआ था 327 से 325 ईसा पूर्व में।
चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना, ये 321 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का शासनकाल 272 से 268 ईसा पूर्व से लेकर 231 ईसा पूर्व तक। अब ये 272 268 देख रहे होंगे आप, ये किसी किसी बुक में 272 लिखा हुआ है, इसका कोरोनेशन हुआ था, और किसी बुक में लिखा हुआ है 268 ईसा पूर्व में इसका कोरोनेशन हुआ था। तो दोनों डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया तो आपको दोनों में से कोई एक ही आएगा, आया तो फिर उसको आपको टिक करना होगा। फिर उसके बाद है संगम साहित्य की रचना, जो संगम लिटरेचर को लिखा गया था। ये 600 साल का पूरा कंपाइलेशन पीरियड था। इसमें 300 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा तक इसको लिखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बताया 2500 से 1800, पीछे पहले आप देख रहे थे 2700 लिखा हुआ था, यहाँ पे 2500 से 1800 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म, ये एग्जैक्ट डेट पूछता है कभी कभी एग्जाम में, 536 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत पर अलेक्जेंडर का हमला कब हुआ था? 327 और 326 ईसा पूर्व में। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कब हुआ था? 313 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय, सेल्यूकस निकेटर जो राजा था उसकी पराजय हुई थी। ये नॉर्थ वेस्ट में राज करता था। चंद्रगुप्त उसके अलेक्जेंडर द्वारा छोड़ा गया उसका नॉमिनी था उस एरिया में। तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, तो आपको अगर मैं एक कहानी बताऊं तो उसमें हारने के बाद आपने पढ़ा होगा कि सेल्यूकस निकेटर जब हार गया तो उसने बहुत से दान दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसमें हाथी थे, सोने थे, जवाहरात थे। अपनी लड़की, इनकी लड़की थी जिसका नाम था हेलेना, उसकी भी शादी करी थी इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है। फिर उसके बाद कलिंगा का विजय, कलिंगा का विजय हुआ 261 ईसा पूर्व में अशोका के द्वारा। विक्रम संवत का आरंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। शक संवत का आरंभ हुआ 78 ईसा पूर्व से। शक संवत किसने आरंभ किया था? कुशाना ने आरंभ किया था, कनिष्का ने, कुशाना एम्पायर का राजा। और 78 ईसा पूर्व उसका कोरोनेशन डेट है, यानी उसका राज्याभिषेक हुआ था 78 ईसा पूर्व में। इसी दिन को इसी दिन से प्रारंभ माना जाता है शक संवत का। कनिष्का का शासन, कनिष्का का शासन था 78 से लेके मैंने बताया अभी 100 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। बल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन 512 या कहीं कहीं 521 ईसा पूर्व भी दिखता है। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईसा तक चला था। हर्षवर्धन। चीनी यात्री हान सांग, या इसको हेन त्यांग बोलते हैं, हिंदी में हान सांग भी बोलते हैं, इंग्लिश में। भारत में आक्रमण हुआ था इसका 630 से 643 ईसा पूर्व तक। हान सांग किस में आया था, किसके रूल में आया था? ये हर्षवर्धना के टाइम में आया था। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल 609 से 642 ईसा तक चला था। सिंधु पर पहला आक्रमण, अरब आक्रमण कब हुआ था? ये 712 में हुआ था। किसने किया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस पर किया था, किसको हराया था? गुजरात में आक्रमण किया था इसने। किसको हराया था ये भी बताइए अगर आपको पता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब लिटिल बॉयज़ वाला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों वाला, आप सभी को पता होगा। कन्नौज शासक के भोज राजा का राज्याभिषेक, भोज राजा का राज्याभिषेक 836 ईस्वी में हुआ था। फिर एक चोला एम्पायर था, चोला एम्पायर तमिलनाडु वाला एरिया कवर करता था। उसका एक राजा था राज राजा, इसका राज्याभिषेक हुआ था 985 ईस्वी में। सुल्तान महमूद का राज्याभिषेक हुआ था 998 ईस्वी में। महमूद, ये कौन सा महमूद? महमूद गजनवी वाला महमूद। ठीक है, और गजनवी का शासक बना था ये, इसलिए इसको महमूद गजनवी भी बोलते हैं, और भी नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको चैंपियन ऑफ इस्लाम भी बोला जाता है, क्योंकि इसने इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए कई आक्रमण किए, कई जगहों को लूटा। कहीं ऐसा नहीं है, कहीं टेरिटरी बना के उसको एक्सपेंड करते थे, उसको बढ़ाते थे और वहाँ पे राज करते थे। इनका काम लूटना था, और इसीलिए इसको चैंपियन बोला जाता है, चैंपियन ऑफ इस्लाम। 1998 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद से ही इसने भारत पर आक्रमण शुरू किया था। इसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ के कितने कितने आक्रमण किए इसने। गुप्त वंश, गुप्त वंश का जो शासनकाल रहा 275 से 550 ईस्वी तक रहा। नागभट्ट का शासनकाल रहा 730 से 756 ईस्वी तक। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल रहा 800 से लेकर 833 ईस्वी तक। वत्सराज का शासनकाल 775 से 800 ईस्वी तक। महेंद्रपाला, महेंद्रपाला का शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक। महीपाला, महीपाला का शासनकाल 912 से 944 ईस्वी तक। अब ये देखिए, महीपाला महेंद्रपाला कौन है? ये पाला डायनेस्टी के, या पाला एम्पायर जो था उसके राजा नहीं है
ये जो पाला एम्पायर जो ये बिहार वाले एरिया में था उसके राजा नहीं है ये गुज्जर प्रतिहारा वाले पाला है। ठीक है, तो उसका ये राजा था महेंद्र पाला और महिपाला। तो ये इनका शासनकाल का पीरियड है। लक्ष्मण सेना का शासनकाल। लक्ष्मण सेना कौन? ये बंगाल में राज्य करता था। इसका शासनकाल 1178 से 1206 तक रहा। इसके इसी को हराया था उसने बख्तियार खिलजी ने, तो ये भाग गया था अपना किला छोड़ के। और उसी उसी के बाद बख्तियार खिलजी ने जाकर नालंदा में, पहले नालंदा को जलाया उसने, उसके बाद लक्ष्मण सेना को हराया था उसने। मिहिर भोज। मिहिर भोज का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक। देवपाल। देवपाल आप देखिए ये आगे पाला एम्पायर के रूल जो राजा थे, देवपाला धर्मपाला। तो सबसे पहले गोपाला आता है उसका फाउंडर पाला डायनेस्टी का, उसके बाद देवपाला, फिर धर्मपाला। तो देवपाला का जो धर्मपाला का जो शासनकाल था वो 770 से 810 तक था। उसके बाद आता है देवपाला। देवपाला का शासन 810 से 850 ईस्वी तक था। फिर आरंभिक भारतीय पुरातत्व के कुछ प्रमुख कालखंड, इनके बारे में देख लेते हैं। कुछ जैसे हमारे आर्कोलॉजी में, पुरातत्व में कुछ टाइमलाइंस वगैरह दी हुई हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक निम्न पाषाण पूरा पाषाण युग है, मतलब पूरा पाषाण एक कंप्लीट युग है। ठीक है, और इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो निम्न पूरा पाषाण जो है 20 लाख वर्ष से तक चला था, वर्तमान से लेके पूर्व तक। आज मतलब आज से अगर कैलकुलेट करें तो 20 लाख वर्ष पहले ये स्टार्ट हुआ था निम्न पूरा पाषाण, और ये चला था 80,000, आज से लेके 80,000 साल पहले तक। फिर उसके बाद आज से लेके 80,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था मध्य पूरा पाषाण काल, और वो चला था 35,000 साल तक। फिर 35,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, ये 12,000 साल पहले। फिर नव पाषाण काल 10,000 साल पहले, और ताम्र पाषाण काल 6,000 साल पहले। ताम्र पाषाण काल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहीं पर तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया। नव पाषाण काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पत्थर यूज होते थे, अब देखिए पूरा पाषाण जो है ना, ये निम्न, मध्य और उच्च, इसमें क्या है, इसमें जो पत्थर यूज करते थे, इनके यूटिलिटी, इनका जो यूज था, इस्तेमाल था, उसी के आधार पर इस काल को डिवाइड किया गया है। तो जो एक मोटा मोटा अगर आप समझिए तो पूरा पाषाण काल जो पूरा था 20 लाख वर्ष से लेके 12,000 वर्ष तक, इसमें जो पत्थर यूज़ किए गए उनकी ज़्यादा यूटिलिटी, ज़्यादा उपयोगिता नहीं थी, वो केवल आग वगैरह जलाने के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर मध्य पाषाण में जो पत्थर यूज़ किए गए उसका शिकार करने के लिए यूज़ किया गया, तो थोड़े से चुकीले होते थे, आगे से थोड़े से नुकीले हुआ करते थे। और उसके बाद जो नव पाषाण काल आया, इसमें जो पत्थर बने वो एकदम शार्प होते थे, पैने होते थे, एकदम तेज धार वाले होते थे। तो उनसे अगर एक बार किसी के ऊपर प्रहार कर दिया जाता था तो वो पशु मारा जाता था तुरंत के तुरंत। तो इसीलिए इन पत्थरों के कटिंग के आधार पर, इनके उपयोगिता के आधार पर इस पाषाण काल को विभाजित किया गया। ठीक है, और ताम्र पाषाण काल मतलब इसमें पत्थर और तांबे का इस्तेमाल साथ साथ होता था, और तांबे का इस्तेमाल पहली बार किया गया, इसलिए ताम्र पाषाण काल बोलते हैं इसको। फिर हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी 2600, अब देखिए पहले दिया था 2700, उसके बाद दिया 2500, फिर 2600। वही मैं बोल रहा था कि 100-200 साल आगे पीछे, ये जो 1500 ईसा पूर्व के पहले का डेट है उसमें अगर 100-200 साल आगे पीछे चलता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना एग्जैक्ट कभी पूछेगा भी नहीं आपसे एग्जाम में। 1000 ईसा पूर्व, इसमें क्या हुआ था, इसमें लोहा का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। यानी 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई थी और लोग लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, महापाषाण शवधान, फिर 600 से 400 ईसा पूर्व में आरंभिक इतिहास काल इसको माना जाता है। ठीक, अब देखिए वही डेट्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, टेंशन नहीं लेना है। फिर ये है हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। ठीक, तो हड़प्पाई मुहर का कनिंगम की रिपोर्ट, हड़प्पा की कुछ मुहरें मिली थी, उस पर कनिंगम ने अपनी रिपोर्ट दी थी। अलेक्जेंडर कनिंगम, ये कनिंगम वही है जिसको डायरेक्टर जनरल बनाया गया 1861 में, जो हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग जिसको स्थापित किया गया, उसका जो पहला डायरेक्टर जनरल बना था अलेक्जेंडर कनिंगम, उसी ने हड़प्पन मुहर पर अपनी पहली रिपोर्ट दी थी 1875 में। ठीक, फिर 1921 में क्या हुआ, माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। तो हड़प्पा में जो उत्खनन हुए पहली बार, उसका आरंभ किया, शुभारंभ किया कह सकते हैं, माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक, फिर 1925 में मोहनजोदाड़ो के उत्खननों का प्रारंभ किया गया। 1946 में
REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन शुरुआत की गई। तो अब आपको इसमें देखिए ऐसा है ना कि हड़प्पा का जो एक्सकावेशन स्टार्ट हुआ, उत्खनन स्टार्ट हुआ, या मोहनजोदारो का एक्सकावेशन स्टार्ट हुआ, तो उसमें कई लोग शामिल रहे। एक एक साइट पे कई लोग शामिल रहे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ऐसे पढ़ेंगे कि एक साइट पे कितने लोग गए, कब कब गए। तो ऐसे नहीं याद रखना है आपको, डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डेट को केवल इसलिए याद रखिए क्योंकि आप क्रोनोलॉजी आपको समझनी है। तो आप ऐसे याद रखें कि सबसे पहले कौन गया था। तो आप देखिए हड़प्पा पे यहाँ पे माधव गए थे, माधववत्स, माधव स्वरूप वत्स इनका पूरा नाम है। फिर उसके बाद REM व्हीलर गए थे। फिर उसके बाद और भी कुछ लोग आए जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई की। तो आप एक क्रोनोलॉजी वाइज याद रखेंगे ना, तो ऐसे आपको आसानी होगी ज़्यादा समय तक याद रखने में। मोहनजोदारो के साथ भी ऐसा ही है। मोहनजोदारो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। तो यहाँ पे भी आपको क्रोनोलॉजी वाइज याद रखना है कि सबसे पहले कौन गया था, उसके बाद कौन गया उसकी खुदाई करने। और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जो अगर UPPCS को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो उत्तर प्रदेश में या नेशनल लेवल पे कराए जाते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि सब खुदाई करने के लिए कौन गया था। तो सबसे पहला जो इंसान गया था उसी का नाम ऑप्शन में दिया होता है और वही सही जवाब होता है। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। मोहनजोदाड़ो की सबसे पहले खुदाई स्टार्ट की थी RD बनर्जी ने। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 1955 में SR राव ने लोथल की खुदाई स्टार्ट की थी। लोथल एक पोर्ट था जो हड़प्पन साइट में जिसका इस्तेमाल किया जाता था, गुजरात में पड़ता है ये। और अभी पुर्तगाल के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फिर से पुनर्जागरण कर रहा है इस पोर्ट का। 1960 में BV लाल और BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन, ये राजस्थान की एक साइट है, इसको इसके उत्खननों का आरंभ किया गया। कालीबंगन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। अब इसमें इसका नाम कालीबंगन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स यानी काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। यहाँ पे फायर अल्टर्स मिले थे, वेदियाँ मिली थी जिसमें आग जलाई जाती थी। उसके बाद जो कैमल होते हैं, ऊँट होते हैं, उनके बोन्स वगैरह मिले थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है ये अपने आप में एक। फिर 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण का आरंभ किया गया। फिर 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदाड़ो में एक सतह अन्वेषणों का आरंभ हुआ। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ। अब देखिए हड़प्पा में फिर से यहाँ पे अमेरिका ने अब उत्खनन स्टार्ट कर दिया। 1990 में RS बिस्ट द्वारा धोलावीरा के उत्खननों का आरंभ हुआ। धोलावीरा भी गुजरात में एक इम्पॉर्टेंट साइट है। इसका RS बिस्ट ने उत्खनन स्टार्ट किया था। फिर महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव कुछ देख लेते हैं जो हमारे एंशियंट टाइम में हुए थे। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक परंपराएं प्रारंभिक वैदिक परंपराएं स्थापित हुई। उसके बाद 1000 से 500 तक उत्तर वैदिक परंपराएं चली। फिर लगभग छठी शताब्दी सती ईसा पूर्व तक, ठीक है, प्रारंभिक उपनिषद कंपाइल किए गए, लिखे गए। जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, और भी कई धर्म आए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म आगे बढ़ गए, लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। कुछ धर्म लोगों के कॉमन लोगों तक नहीं पहुँचे, आम जनता तक नहीं पहुँचे, उसमें कंफर्टेबल नहीं फील किया उन्होंने, इसलिए उसको अबांडन कर दिया। वो धीरे धीरे धर्म खत्म हो गए। फिर लगभग तीसरी सदी पूर्व ईसा पूर्व आरंभिक स्तूपा बनाए गए। तो सबसे पहला स्तूपा लगभग तीसरी ईसा पूर्व तक बनाया गया था। और सबसे पहला स्तूपा किसने बनवाया था? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अशोक ने बनवाया था। और ये सांची स्तूपा है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से आगे इसमें यहाँ क्या हुआ था? महायाना बौद्ध का मत विकास हुआ था। वैष्णविज्म स्टार्ट हुआ था। शैविज्म मतलब भक्ति कल्ट स्टार्ट हो गया था। भक्ति मूवमेंट इस समय स्टार्ट हो गया था। लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व में सबसे पुराने मंदिर मिलते हैं। तो तीसरी सदी के आसपास जो जितने भी मंदिर बनने प्रारंभ हुए ना, तो वो पत्थरों को काट के बनाए गए थे। यानी कोई बड़े से पत्थर खड़े रहते थे, बहुत बड़े पहाड़, और उसको काट के मंदिर बनाया जाता था। एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का जो शुरुआत हुई, जिसमें पत्थरों को जोड़ जोड़ के अलग अलग जगह से ईंटों को लगा के स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाने की शुरुआत हुई, वो गुप्ता पीरियड से हुई। उसके पहले जितने भी टेम्पल बनते थे वो रॉक कट होते थे, यानी बड़े बड़े पाषाणों को काट के उनके अंदर गुफानुमा द्वार क्रिएट करके और उस तरीके से मंदिर बनाया जाता था। फिर प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास देख लेते हैं। उस पीरियड में क्या क्या हुए? 600 से 500 ईसा पूर्व तक धान की रुपाई स्टार्ट हो गई। गंगा घाटी में नगरीकरण स्टार्ट हो गया। महाजनपद तो आए ही, और आहत सिक्के भी हुए, मतलब सिक्कों को भी चलाया गया। ये जो पंच मार्क्ड कॉइन जिनको बोलते हैं, ये सब स्टार्ट हो गए चलने।
500 से 400 तक मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ बन गई। अब मगध एक 16 महाजनपद थे, ठीक है, कितने महाजनपद थे? 16। उसमें से मगध एक ऐसा साम्राज्य था जो सबसे बड़ा और विशाल बन गया समय के साथ साथ। आप अगर अंगुत्तर निकाय पढ़ेंगे, जो बुद्ध धर्म का लिटरेचर है, उसमें लिखा हुआ है कि टोटल उस वक्त बुद्धा के समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। उसमें से मगधा एक था जिसका कैपिटल पाटलिपुत्र था, ठीक। अब वो बहुत ही बड़ा बन गया। उसका सबसे इतना बड़ा बनने का रीज़न जो थे, वो कई रीज़न थे। ज्योग्राफी भी उसमें इंक्लूडेड है और जियोपॉलिटिक्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। कुछ एक दो रीज़न को मैं अगर काउंट कराऊं, तो जैसे जो मगधा एम्पायर था ना, वो कई रिवर के कन्फ्लुएंस पे, जहाँ कई रिवर आके मिलती हैं, वहाँ पे वो बसता था। जैसे आप जो एरिया में मगधा एम्पायर था, बिहार वाले एरिया में, जिसका कैपिटल पाटलिपुत्र था, आज के समय पटना के नाम से जानते हैं उसको, तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ सोन भी मिलती है आके, गंगा भी मिलती है, गंडक भी मिलती है, कई रिवर्स का कन्फ्लुएंस है वहाँ पे। तो उससे उनको फ़ायदा ये होता था कि वो लैंड के थ्रू तो अपनी मिलिट्री को भेज देते थे आगे पीछे, और साथ ही साथ रिवर से भी नेविगेट करके आगे पीछे आ जा सकते थे। दूसरी चीज़, छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह उधर ही पड़ता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, आप पता है आपको, उस एरिया में जो सिंहभूम वाला एरिया है, वहाँ पे कोल रिजर्व और आयरन रिजर्व बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आयरन तो आपको पता है उसका इस्तेमाल 1000 ईसा पूर्व में होना शुरू हो गया था, लेकिन इस वक्त तक आते आते बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इस्तेमाल करना सीख गए थे ये लोग, और उससे बहुत ही बड़े तौर पे आधुनिक आधुनिक लेवल के हथियार बनाना सीख गए थे। तो इनके पास ही ये प्रेस्टीज थी। तो अब इस इनके हथियारों के सामने और किसी जो महाजनपदा था उसका हथियार टिकता नहीं था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे जिनकी वजह से इनकी शक्तियाँ बहुत ही सुदृढ़ हो गई थी उस वक्त तक, और इनसे बड़ा महाजनपदा कोई और नहीं था। फिर लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व तक सिकंदर का आक्रमण हुआ। फिर 321 से मतलब 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ हो गया, ठीक। फिर 272 से 268, ये मैंने बताया डिस्प्यूटेड डेट है, इसको आप 272 या 268 को एक याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद तब से लेके 231 ईसा पूर्व तक अशोक का शासन रहा। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, और 200 से लेके 100 ईसा पूर्व तक पश्चिमोत्तर में शक शासन, दक्षिण में चोला चेरा पांड्या, दक्कन में सातवाहना आ गए। तो ये सारी जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए वहाँ पे, ठीक। अब शक शासन का जो संस्थापक था कौन था, आप मुझे बताएंगे? मिनांडर था या कोई और था? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा तक क्या हुआ? पश्चिमोत्तर में शक, मध्य एशिया के लोग का शासन, रोमन व्यापार, सोने के सिक्के। अब रोमन एम्पायर फेमस ही है सोने के सिक्कों के लिए। इनका जो ट्रेड होता था ना, व्यापार होता था, वो साउथ के जो हमारे स्टेट्स थे, जो मैंने अभी पहले बताया, चोला चेरा पांड्या वगैरह, तमिलनाडु केरला के रीजन में, इनसे बहुत ही बड़े तौर पे व्यापार होता था। तो ये सामान एक्सपोर्ट अपने यहाँ, ये जो चोला चेरा पांड्या ये इनके यहाँ एक्सपोर्ट करते थे, और वहाँ से ये इनको सोने में पे करते थे। तो आज के समय में भी देखा जाता है ना, जब कभी भी साउथ में, हमारे दक्षिण भारत में मंदिरों की खुदाई होती है, एक्सकावेशन होता है, तो वहाँ से बहुत ही बड़े अमाउंट में सोने निकलते हैं मंदिरों में से, और मतलब कई सौ सालों से दफन हुए सोने वो बाहर निकाले जाते हैं। अभी 2-3 साल पहले भी कुछ मंदिर थे, तिरुपति बालाजी मंदिर है, इन सब के लिए फेमस है, माना जाता है कि देश का सबसे अमीर मंदिर है वो। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो सोने का व्यापार था, मतलब सोने की चिड़िया बोला जाता है ना अपने कंट्री को, इन्हीं रीजंस की वजह से। अपने देश में देखिए कहीं भी गोल्ड माइन नहीं है, अगर एक दो माइंस को छोड़ दिया जाए, वो भी छोटे छोटे, कोलेरू गोल्ड फील्ड है, इन सब छोटे छोटे माइंस को हटा दिया जाए तो गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं होता। तो सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता है? इसी वजह से कि सोना बहुत आया था व्यापार के थ्रू हमारे देश में, और अभी भी बहुत हद तक सोना जो है हमारे देश में कंसंट्रेटेड है। आम जनता, अगर आपके घर पे भी आपके जो महिलाएं होती हैं, उनके पास भी आप देख लीजिए, वो लोग सोने को लेके और रख लेते हैं घर पे, उसका इकोनॉमी में सर्कुलेशन नहीं होता। तो एक ट्रेडिशन है वो, जो एंशियंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है हमारे देश में, सोने को रखना अपने पास। फिर खैर आगे चलते हैं। 78 ईसा में कनिष्का राज्यारोहण हुआ, ये मैंने बताया था। इसी समय शक संवत की स्थापना हो गई थी, ठीक है, इस स्टार्टिंग हो गई थी शक संवत की। फिर लगभग 100 से 200 ईसा तक सातवाहना और शक शासकों द्वारा भूमिदान में अभिलेखीय प्रमाण दिए गए, मतलब इंस्क्रिप्शन लिखे गए जिसमें उन्होंने लैंड ग्रांट्स, भूमिदान के बारे में बताया है।
फिर लगभग 300 ईसा में गुप्त शासन का आरंभ हुआ, 320 ईसा के आसपास। फिर 335 से 375 ईसा तक समुद्रगुप्त रहा। अब गुप्ता का जो फाउंडर था कौन था? गुप्ता एम्पायर का फाउंडर था श्रीगुप्त। उसके बाद आया घटोत्कच, फिर आया चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर आया समुद्रगुप्त, फिर आया आपका चंद्रगुप्त सेकंड, और उसके बाद आया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसके बारे में मैंने बताया ना, बख्तियार खिलजी ने उसको जला दिया था। बहुत लंबा मैं खींच दूंगा तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ आई मस्ट स्टिक टू द पॉइंट। फिर चलिए आगे देखते हैं। 375 से 415 ईसा तक चंद्रगुप्त द्वितीय आया। दक्कन में वकाटका एम्पायर्स की भी स्थापना इसी वक्त मतलब हो गई थी। और 500 से 600 ईसा तक कर्नाटक में चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय स्टार्ट हो गया। फिर 606 से 647 तक कन्नौज के राजा हर्षवर्धन इस समय राज्य किए, और चीनी यात्री हेनसांग आया। लगभग 712 के आसपास अरबों की सिंध पर विजय, मतलब जो अरब थे उन्होंने सिंध को कब्जा कर लिया था, मतलब सिंध को हराया था, कब्जा नहीं किया था, वो वहाँ पे प्लंडर करके चले गए थे, लूटपाट करके चले गए थे। फिर अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति क्या हुई देख लेते हैं। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। किसने बनवाया? विलियम जोन्स ने। सही पकड़े हैं, विलियम जोन्स ने ही बनवाया था। बनवाया नहीं था, हाँ बनवाया भी था, और उसका पहला जो डायरेक्टर जनरल था वो विलियम जोन्स ही था। और जो भी एंशियंट टेक्स्ट है उसको स्टडी करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी को बनाया गया था। 1810 का दशक, ये इसमें क्या हुआ, कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा में 8000 अभिलेख एकत्र किए। अब ये कॉलिन मैकेंजी कौन है? कॉलिन मैकेंजी जो सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुना है? सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी। ये पहला और सबसे बड़ा मतलब सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो इसमें काम कर रहा है। तो कॉलिन मैकेंजी जो था ना, उसका पहला सर्वेयर बना था। सर्वे ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, उसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होती है उसको सर्वेयर ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो सर्वेयर ऑफ इंडिया ये ब्रिटिश काल में जो पहला बना था वो कॉलिन मैकेंजी ही था। ठीक ना? इसने इसने क्या किया था? 1810 में संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेखों को एकत्र किया था। 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाया गया, यानी उसका अनुवाद किया गया। जेम्स प्रिंसेप ने अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन कई बार आया है छोटे एग्जामों में। मतलब छोटे एग्जाम कहने का मतलब कोई एग्जाम छोटा नहीं होता। ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आए हैं पिछले 1-2 सालों के अंदर। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों में एक अंश को प्रकाशित किया। मतलब जितने भी अशोक के अभिलेख थे उसमें उसके अंशों को प्रकाशित किया। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में मैंने अभी आपको बताया। कब किया था इसने? 1877 में। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंकन इसी समय प्रस्तुत किया गया। मतलब दक्षिण भारत का जो अभिलेख थे उसके जो शोध पत्र थे उसका नाम रखा गया एपिग्राफिया कर्नाटिका, और इसका प्रथम अंक जो है जारी किया गया 1886 में। फिर पूरे इंडिया का जो अभिलेख है उसके शोध पत्र को जारी किया गया 1888 में, और इसका नाम दिया गया एपिग्राफिया इंडिका। फिर 1965 से 1966 में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की। नेक्स्ट है 500 ईसा पूर्व में पणिनि की अष्टाध्यायी। ये संस्कृत व्याकरण के ऊपर बेस्ड एक किताब है, पणिनि ने लिखा है। पतंजलि ने इसके ऊपर क्रिटिकल कमेंट्स भी किए हैं। तो इन्होंने इस वक्त यही किताब लिखी थी 500 ईसा पूर्व में, अष्टाध्यायी पढ़ने के द्वारा। 500 से 200 ईसा पूर्व में प्रमुख धर्म सूत्र को कंपाइल किया गया, संस्कृत में था ये। अब देखिए जितने भी मैक्सिमम जो भी हिंदू स्क्रिप्चर लिखे गए ना, हिंदू टेक्स्ट लिखे गए, हिंदू लिटरेचर लिखे गए, वो सारे संस्कृत में ही हुआ करते थे उस पीरियड में। 500 से 100 ईसा पूर्व में आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटिका को लिखा गया। और बौद्ध की लैंग्वेज क्या थी? पाली थी। और जैनों की लैंग्वेज क्या थी? प्राकृतिक थी। अब ये तीन त्रिपिटिका लिखा हुआ है। कौन कौन से थे? बुद्ध पिटिका थे, अभिधम पिटिका और अभिधम पिटिका, विनायक पिटिका एंड सुत्त पिटिका। ठीक, कौन कौन से? अभिधम पिटिका, विनायक पिटिका एंड सुत्त पिटिका। ये 3 पिटिका, इनको त्रिपिटिका बोला जाता है। 500 से 400 ईसा पूर्व तक रामायण और महाभारत भी लिखा गया संस्कृत में। रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति ये संस्कृत में लिखी गई। ठीक,
इसमें मनु के जो भी नॉलेज थे, जो जिसको फर्स्ट ह्यूमन बीइंग बोला जाता है, उनके बारे में बताया गया था इसमें। तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन इसी समय हुआ था, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। अब देखिए पीछे आप डेट देखेंगे तो उसमें 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक लिखा गया कि तमिल संगम साहित्य की रचना हुई। तो वही डेट आगे पीछे 100-200 साल चलते हैं, डोंट वरी। लगभग 100 ईस्वी में चरक और सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद के ग्रंथ। चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता। सुश्रुत की जो थी किताब वो सर्जरी के ऊपर थी, और चरक की जो किताब थी वो मेडिसिन के ऊपर थी। फिर 200 ईस्वी में पुराणों का संकलन हुआ। पुराण कितने हैं हमारे? मेजर पुराण है, माइनर पुराण है। तो मेजर पुराण 18 है, माइनर पुराण भी 18 है। अब मेजर पुराण के नाम पूछ देते हैं कभी कभी, तो जैसे इसमें विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, है ना, शक्ति पुराण हो गया। ये सब सारे संस्कृत में लिखे गए थे इसी समय में। फिर 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र लिखा गया संस्कृत में। इसमें जो डांस एंड ड्रामा के बारे में लिखा गया है। फिर 300 से 600 तक अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में लिखे गए। फिर उसके बाद 400 से 500 ईस्वी तक संस्कृत नाटक, कालिदास के साहित्य संग्रह। ठीक, कालिदास के कुछ साहित्य संग्रह थे, उसको इसी समय में लिखा गया। जैसे मालविकाग्निमित्रम वगैरह बहुत से किताबें इन्होंने लिखी थी। मुझे तो करीब 5-7 किताबें याद है। आप बताइए आपको कितने याद है? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया। वराहमिहिर के ग्रंथ लिखे गए। ठीक, जैन ग्रंथों का संग्रहण हुआ प्राकृतिक भाषा में। फिर भारत के अध्ययन में प्रमुख कीर्तिमान स्थापित किए गए। कब कब किए गए, किसने किसने किया, ये देख लेते हैं। 1919 से 1966 में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन हुआ। फिर 1973 में J.A.B. वैन व्यूटेनेन, ठीक है, JVN व्यूटेनेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ हुआ, और 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई।